वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने फंजाई में होने वाले रिप्रोडक्शन पे थोड़ी बात की थी। उससे पहले हमने उसमें होने वाले न्यूट्रिशन पे बात की थी। तो लास्ट जो अपना टॉपिक रहा था वो क्या था कि उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने शुरू की थी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उसमें किस प्रकार से होता है? उसमें बाइनरी फिशन के द्वारा भी हो सकता है, उसमें बडिंग के द्वारा भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी हो सकता है, उसमें आर्थोस्पोर्स के द्वारा हो सकता है, क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा हो सकता है, और इस तरह डिफरेंट स्पोर्स और टाइप्स के द्वारा उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। फिर हमने सेकंड पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स अलैंगिक जनन। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें मैंने बताया था कि फंजाई में होने वाला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है बेसिकली, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट था उसमें बाय जूस्पोर्स, सेकंड था उसमें बाय अप्लेनोस्पोर्स, और थर्ड था उसमें बाय कोनिडिया। तो जो टाइप 1 था उसमें मैंने बताया था कि फंजाई में जो जलीय प्रजातियां होती है उनमें जूस्पोर्स का निर्माण पाया जाता है। जूस्पोर्स प्रकृति में चल प्रकृति के होते हैं, मीन्स वो मोटाइल होंगे, मतलब कि उनमें गति होंगी। तो गति के लिए क्या होगा, उनमें कशाभिकाएं पाई जाएगी जिन्हें हम फ्लैजिला कहते हैं। तो इनमें गति के लिए कशाभिकाएं पाई जाती है और इन कशाभिकाओं के कारण ये पानी में तैरते हुए अपने निश्चित स्थान पर जाके अनुकूल परिस्थितियां आने पर नए कवक तंतु का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो जूस्पोर्स के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा कि ये जल प्रकृति के होते हैं, मोस्टली जलीय प्रजातियों में पाए जाते हैं, और जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तब ये जूस्पोर्स क्या करेंगे, ये पहले तो तैरते हुए अपने निश्चित स्थान पर जाएंगे या पहले से जो फिक्स है उस स्थान पर जाएंगे। ये जाके क्या करेंगे, पहले तो ये पानी में गति करेंगे, गति करके जहाँ पे अनुकूल परिस्थितियाँ आई कि इस टाइम इस फंजाई में जनन होना है, उस टाइम क्या होगा कि ये एक निश्चित स्थान पे जाके रुक जाएगी। रुक जाने के बाद में धीरे धीरे इसमें ये कशाभिका लुप्त हो जाएगी और ये चल से अचल में परिवर्तित हो जाता है। जब तक इसमें कशाभिका थी तब तक ये चल था, मीन्स ये आराम से पानी में तैर सकता था, लेकिन अब इसमें कशाभिका लुप्त हो गई क्योंकि जनन का वक्त आ गया, तो ये अचल में परिवर्तित हो जाता है। और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो ये नए कवक तंतु या हाइफी का निर्माण कर लेता है, और इस प्रकार से इसमें चल स्पोर्स या जूस्पोर्स के द्वारा फंजाई में रिप्रोडक्शन देखा गया है। तो ये जो जूस्पोर्स होते हैं इनमें ये तो पता चल गया कि इनमें कशाभिकाएं होती है, लेकिन ये कशाभिकाएं किस किस प्रकार से होती है वो देखो कि इनमें जो कशाभिकाएं होती है वो कशाभिकाएं उनके अग्रभाग पर भी हो सकती है, किनके, फंजाई के। तो फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं, वो बीजाणु के अग्रभाग पर भी कशाभिका हो सकती है, बीजाणु के पश्च भाग पर भी कशाभिका हो सकती है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इसमें जो कशाभिकाएं हैं वो दोनों प्रकार की, या कशाभिकाओं की संख्या 2 हो सकती है और दोनों प्रकार की भी हो सकती है। भाई इनमें तो अग्र और पश्च भाग पे एक एक कशाभिका थी, लेकिन ये 2 कशाभिकाएं भी हो सकती हैं, और 2 कशाभिकाएं कैसी होंगी, ये प्रतोद व कुर्च दोनों प्रकार की कशाभिकाएं हो सकती है। तो इस तरह ये ओवरऑल बात हुई। तो ये हम पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि इनमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे अप्लेनोस्पोर्स के बारे में। तो सबसे पहले अप्लेनोस्पोर्स क्या होते हैं, ये चल अणुओं के समान चल प्रकृति के नहीं होते हैं, मीन्स से अचल प्रकृति के होते हैं।
और ये किस प्रकृति के थे? चल प्रकृति के। मीन्स इनमें गति थी। क्यों थी? क्योंकि इनमें फ्लैजिला पाए गए जो गमन में सहायक होते हैं। अब देखो अप्लेनोस्पोर्स अचल प्रकार के होते हैं। मीन्स इनमें कशाभिका का क्या होगा? अभाव होगा। ठीक है। अब इसमें कशाभिका का अभाव हुआ तो क्या होगा? इनमें जो स्पोर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? तो इनका जो निर्माण होता है वो कशाभिकाओं के शीर्षस्थ सिरे पे होता है। मीन्स सबसे जो ऊपरली सिरा होगा हाइफी का, जिसे हम कवक तंतु कहते हैं, उस कवक तंतु के ऊपरी सिरे पे इनका निर्माण होगा। ये अचल प्रकृति के होते हैं और ये जिस थैलेनुमा संरचना में उपस्थित होते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम क्या होंगे कि वे थैलेनुमा संरचनाएं जिनमें स्पोर्स पाए जाते हैं स्पोरेंजियम कहलाते हैं। और ये जो स्पोरेंजियम होते हैं वो स्पोरेंजियोफोर्स पे स्थित होते हैं। तो ये जो स्पोरेंजिया होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? बीजाणुधानी। तो बीजाणुओं का निर्माण किसमें होगा? बीजाणुधानी या स्पोरेंजियम में। और ये जो बीजाणुधानियां या स्पोरेंजियम है वो किस पे स्थित होंगे? स्पोरेंजियोफोर्स पे स्थित होंगे। स्पोरेंजियोफोर पे स्थित होंगे और इन थैलेनुमा संरचनाओं में एप्लेनोस्पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें अचल बीजाणु कहते हैं। ठीक है। तो क्या होगा? जब फेवरेबल कंडीशंस आएगी या अनुकूल परिस्थिति आएगी तब क्या होगा कि ये बीजाणुधानी किसी किसी स्थान से फट जाएंगे और उसमें से एप्लेनोस्पोर्स बाहर आ जाएंगे। और जो ये अप्लेनोस्पोर्स होते हैं ये क्या करेंगे कि अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये अंकुरित हो जाएंगे और अंकुरित होके नए कवक तंतु का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह इसमें अप्लेनोस्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन देखा गया है। फिर हम बात करते हैं कोनिडिया। तो कोनिडिया क्या होता है? ये भी एक टाइप के स्पोर्स ही होते हैं। इनमें क्या होता है कि ये जो स्पोर्स है वो कोनिडियोफोर्स पे लगे हुए होते हैं। जिसे कहते हैं कोनिडिया धर। तो ये कोनिडियोफोर्स पे कोनिडिया लगे हुए होते हैं और ये एक के ऊपर एक माला के समान अरेंज होते हैं। तो कोनिडिया क्या होते हैं? ये अचल होते हैं। ठीक है। अचल होने के अलावा इनकी जो कंडीशन होती है मीन्स ये बाहर से भी आ सकते हैं। मतलब कि इनका जो उत्पत्ति है वो शीर्षस्थ होती है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि इनकी उत्पत्ति कैसे होगी? शीर्षस्थ। मीन्स ये जो हाइफी होता है ये हाइफी के शीर्षस्थ भाग से गोल या अंडाकार या असमान संरचनाओं युक्त होते हैं और ये मोती के समान एक दूसरे पे अरेंज होते हैं। ये जिस धानी में स्थित होते हैं या जिस बीजाणु धानी में स्थित होते हैं उसे बोलते हैं कोनिडियोस्पोरेंजियम। तो ये कोनिडिया किसमें होंगे? कोनिडियोस्पोरेंजियम या कोनिडिया बीजाणुधानी में स्थित होंगे। और ये जो कोनिडिया होते हैं वो एक फिलामेंट या तंतु से अटैच होते हैं जिसे कहते हैं कोनिडियोफोर। और कोनिडियोफोर पे कोनिडिया उपस्थित होते हैं। तो ये ओवरऑल देखो ये है कोनिडिया। तो जब फेवरेबल कंडीशंस आएगी तब प्रत्येक कोनिडिया अलग होगा और अलग होके एक नए कवक तंतु का या हाइफी का निर्माण करेगा और इस तरह इसमें कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। और ये जो कोनिडिया होता है या मैं ओवरऑल बात करूँ, जो स्पोर्स होते हैं अलैंगिक जनन में बनने वाले स्पोर्स चल या अचल प्रकृति के हो सकते हैं। मीन्स इनमें कशाभिकाएं हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उसके अलावा ये एक्सोजिनसली या एंडोजिनसली हो सकते हैं। मीन्स ये अंतर्जात या बहिर्जात कैसे भी इनकी उत्पत्ति हो सकती है। उसके अलावा ये
सर्पिल हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं, उसके अलावा ये गोलाकार भी हो सकते हैं। मीन्स ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब बात करते हैं हम असेक्सुअल फ्रूटिफिकेशन, जिसे कहते हैं अलैंगिक फलन। तो अलैंगिक फलन क्या होता है कि सामान्यतया कोनिडियोफोर या बनने वाले कोनिडिया की संख्या एक हाइफी पर एक ही होती है। तो इसमें क्या होगा कि सामान्यतया कोनिडिया की संख्या एक ही होती है या हाइफी पे बनने वाले कोनिडियोफोर एक ही होते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि ये जो कई सारे कोनिडिया होते हैं, ये कोनिडिया मिलकर एक समूह बना लेते हैं, ठीक है, और ये समूह आपस में मिलकर फलन का निर्माण करते हैं। तो फलन क्या हो गई कि ये एक रिप्रोडक्शन की स्ट्रक्चर है इसमें, या प्रजनन की एक संरचना होती है, जहाँ पर ये जो कोनिडियोफोर और कोनिडिया अकेले न रहकर एक कॉलोनी के रूप में रहते हैं और एक फ्रूटिफिकेशन या फलन का निर्माण करते हैं। तो ये समूह बनाकर जब, जैसे कि एक एक कोनिडियोफोर है जिन पे ये कोनिडिया लगे हुए हैं, ये कई सारे मिलकर एक समूह या एग्रीगेशन करते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? फ्रूटिफिकेशन, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ये भी 2-3 टाइप का होता है, जैसे कि एसरवुलम। इसमें क्या होता है कि जो कोनिडिया होते हैं या कोनिडियोफोर्स होते हैं, ये ग्रुप के रूप में पाए जाते हैं और ये परपोषी कोशिकाओं या होस्ट सेल्स, परपोषी कोशिकाओं के नीचे चटाई नुमा पाए जाते हैं। कैसे पाए जाएंगे? ये तो हो गई होस्ट सेल लेयर। होस्ट क्या होंगे? मैंने बता दिया कि पोषण के लिए दूसरे होस्ट पे या दूसरे जीव पे निर्भर करते हैं, तो वो हो गए होस्ट। तो ये क्या करते हैं कि जो होस्ट की सेल होती है या होस्ट की त्वचा होती है, उस त्वचा के नीचे समूह के रूप में पाए जाते हैं। और कैसे पाए जाएंगे, ये इस डायग्राम की हेल्प से आप समझो। तो कंसिडर करो, ये है होस्ट की ऊपरी त्वचा। ये जो लेयर है वो होस्ट की ऊपरी त्वचा की लेयर है जिसमें ये सेल्स हैं, ठीक है। इनकी उत्पत्ति ऐसे होती है। और ये इस तरह से ग्रुप में पाए जाते हैं। जहाँ मैं एक एक इंडिविजुअल की बात कर रही थी कि कोनिडियोफोर ऐसे होते हैं, इनके शीर्षस्थ भाग पे छोटे छोटे अंडाकार या गोलाकार संरचनाएं होती हैं जिन्हें कोनिडिया कहते हैं। तो यहाँ पे होस्ट की या होस्ट सेल लेयर या होस्ट की त्वचा के नीचे चटाई नुमा ये व्यवस्थित होते हैं और एक समूह के रूप में पाए जाते हैं और एक कवक जाल का निर्माण करते हैं। जहाँ पे ये अकेले तंतुनुमा होते हैं, वहाँ पे इसके अपोजिट एसरवुलम स्ट्रक्चर में ये क्या करते हैं, ये ग्रुप के रूप में रहते हैं और ये हाइफी एक दूसरे से इतने क्लोज नेटवर्क में आ जाते हैं, इतना जालिकावत संरचना को इतना मॉडिफाई कर लेते हैं कि ये एक कवक जाल का निर्माण कर लेते हैं जिसे माइसीलियम कहते हैं और ये एसरवुलम फ्रूटिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम है इसमें स्पोरोडोकियम। इसमें क्या होता है कि ये जो एसरवुलम होता है, इस एसरवुलम में क्या होता है कि ये इसी का तो रूप होता है, एसरवुलम का रूप ही स्पोरोडोकियम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार एसरवुलम में होस्ट सेल की त्वचा
के नीचे चट्टाई नुमा कवक जाल स्थित होते हैं जो कि कोनिडिया का जाल होते हैं और समूह में होते हैं। उसी प्रकार ये होते तो वैसे ही है, होस्ट की त्वचा के नीचे होते हैं और कवक जाल का निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो कवक होते हैं ये इसकी उप त्वचा को नष्ट कर देते हैं और इस तरह ये इसमें पाए जाते हैं। उसमें तो जो होस्ट की त्वचा थी उसके नीचे पाए जाते हैं, लेकिन स्पोरोडोकियम में क्या होता है कि ये जो स्पोर्स होते हैं ये स्पोर्स इतने ज़्यादा अपने नंबर में ग्रोथ कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर लेते हैं कि ये उस होस्ट की जो त्वचा होती है उसको नष्ट कर देते हैं और मुक्त हो जाते हैं। इस तरह ये स्पोरोडोकियम पाए जाते हैं। फिर आता है इसमें कोरेनिमा। तो इसमें क्या होता है कि कवक तंतु एक दूसरे से बहुत ही संगठित तरीके से क्लोज अरेंजमेंट में आ जाते हैं। इस प्रकार जिनके ऊपरी सिरे मुक्त होते हैं। इसे सिनेमा भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के फलन में जिसे कोरेनिमा कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो कवक तंतु होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली अरेंज्ड हो जाते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि सुसंगठित होके एक तने नुमा संरचना बना लेते हैं और जिनके ऊपरी सिरे मुक्त होते हैं और पत्ती नुमा दिखाई देते हैं। तो ये जो टाइप का फ्रूटिफिकेशन या फलन है वो क्या कहलाएगा, सिनेमा या कोरेनिमा कहलाता है। फिर हम इसमें बात करते हैं रिप्रोडक्शन के थर्ड टाइप जिसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पढ़ते हैं हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं लैंगिक जनन। तो इसमें होने वाले लैंगिक जनन में 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। तो इसमें होने वाला लैंगिक जनन में भी स्पोर्स का निर्माण होता है, जिसमें स्पोर्स कैसे होंगे, या इनमें होने वाले रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों प्रकार के गैमीट बन सकते हैं। और क्या होता है कि इसमें होने वाले लैंगिक जनन की 3 अवस्थाएं होती है, या इसमें होने वाले लैंगिक जनन को 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ सकता है। वो क्या क्या है 3 अवस्थाएं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। तो प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, प्लाज्मोगेमी में जैसे कि मान लो कि ये 2 सेल्स है, जो कौन सी सेल्स है, फंगल सेल्स या फंजाई की कोशिकाएं। तो क्या होता है कि ये जो 2 कोशिकाएं हैं ये एक दूसरे के संपर्क में आएगी। संपर्क में आने के बाद में क्या होता है कि ये ऐसे एक दूसरे से आके अटैच हो जाती है या एक दूसरे से लग जाती है। फिर क्या होता है कि इनमें ये दोनों सेल्स एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगी, मीन्स संलयित हो जाएंगी, और इनका साइटोप्लाज्म भी
जैसे मैं जीव द्रव्य कहूँगी तो इनका जीव द्रव्य भी संलयित हो जाता है। तो इस तरह यह द्विकेंद्र की अवस्था बनाता है। द्विकेंद्र की कैसे हुआ कि जब दो फंजाई की सेल्स या फंगल सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो वो एक दूसरे से संलयित हो जाती है। लेकिन प्लाज्मोगेमी मीन्स उसमें उपस्थित प्लाज्मा का ही संलयन होता है। इट मीन्स इसमें उपस्थित जो केंद्रक होते हैं उन केंद्रकों का संलयन नहीं होता है, लेकिन इन दोनों सेल के जो जीव द्रव्य होता है, प्लाज्मा होता है, उनका संलयन हो जाता है। इस तरह से ये बन तो गई एक सेल, लेकिन इस सेल में दो केंद्रक है जो डिफरेंट सेल के हैं, तो यह द्विकेंद्र की अवस्था कहलाती है। सेकंड स्टेप इसमें क्या होता है, कैरियोगेमी। तो कैरियोगेमी में क्या होता है, इस स्टेज को कहते हैं डाइकैरियोन, मीन्स उसमें द्विकेंद्रक होते हैं। अब देखो जो कैरियोगेमी है, कैरियोगेमी मीन्स कैरियोन मीन्स केंद्रक, कैरियोन मीन्स केंद्रक, ठीक है। तो इसमें प्लाज्मा मीन्स जीव द्रव्य, कैरियोन मीन्स केंद्रक। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि दो सेल्स एक दूसरे के क्लोजली कांटेक्ट में आती है या संपर्क में आती है, तो उस टाइम क्या होगा कि संपर्क में आने के बाद में इनके साइटोप्लाज्म के साथ साथ इनके केंद्रकों का भी संलयन हो जाता है। ये इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार के संलयन में क्या होगा, जहां सिर्फ जीव द्रव्य का संलयन हो रहा था, केंद्रक का संलयन नहीं हो रहा था, कैरियोगेमी में क्या होता है कि प्लाज्मा के साथ साथ केंद्र का भी संलयन हो जाता है, जो नेचर में कैसे होता है, डिप्लॉयड। तो ये क्या होगा, द्विगुणित या डिप्लॉयड न्यूक्लियस। तो प्लाज्मोगेमी में सिर्फ प्लाज्मा का संलयन हो रहा था, लेकिन उस प्लाज्मा में दो अलग अलग पृथक केंद्रक थे जिनका संलयन नहीं हुआ था, तो वो हुआ प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी में मीन्स कैरियोन या केंद्रक का संलयन। तो इसमें क्या होगा, जब दो सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी तो उसमें प्लाज्मा के साथ साथ उनके न्यूक्लियस का भी फ्यूजन या संलयन हो जाएगा, और जो न्यूक्लियस बनेगा वो बनेगा डिप्लॉयड या द्विगुणित न्यूक्लियस, ठीक है। फिर आता है मियोसिस। तो जब सेल में प्लाज्मोगेमी व कैरियोगेमी हो जाती है, या फंजाई की सेल्स में प्लाज्मोगेमी या कैरियोगेमी हो जाती है, तब उनमें होता है मियोसिस। और आपको पता है मियोसिस कब होगा, जब उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, और जैसे कि ये मेल गैमिट है और ये है फीमेल गैमिट, ठीक है। तो जब इनमें फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन का मतलब हुआ इनमें निषेचन हो गया, ठीक है। इनका फ्यूजन होना क्या होगा, निषेचन। तो निषेचन होगा तो उसके बाद में क्या होता है, उस सेल में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट जो कि नेचर में डिप्लॉयड होता है। तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, उससे आगे क्या होगा, इनमें मियोसिस होगा, ठीक है। तो अब देखो इस ओवरऑल कंडीशन को हम अब समझते हैं कि ये है मेल गैमिट, जिसे ऐसे डिनोट कर रही हूँ, ये है फीमेल गैमिट, ठीक है। तो इन दोनों का हुआ फ्यूजन या संलयन, तो ये ऐसी डिप्लॉयड संरचना बनी जिसे द्विगुणित संरचना कहते हैं। इसे बोलेंगे हम जाइगोट, जो नेचर में कैसा होगा, हो गया द्विगुणित, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें होगा मियोसिस। मियोसिस मीन्स इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन मीन्स उसमें गुणसूत्र आधे हो जाएंगे, तो मियोसिस होगा। तो ये डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड सेल्स में डिवाइड हो गई, ठीक है।
तो इसमें जब 2n है ये सेल, इसमें अर्धसूत्र विभाजन हुआ तो सूत्र कैसे हो गए, आधे, तो n में ये डिवाइड हो गई और ये फिर से हाइफी तंतु का निर्माण करते हैं और इस तरह ये प्रोसेस चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, अब जो इनमें संलयन होता है वो अलग अलग प्रकार का भी हो सकता है। कैसे कि कंडीशन ये है कि इनमें पहले तो कौन कौन से अंग पाए जाते हैं जिनके द्वारा मेल और फीमेल का निर्माण होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से ऐसे अंग बनते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स का निर्माण होगा कि इनसे तो होगा फीमेल गैमेट या मादा युग्मक का निर्माण और इनसे होगा मेल गैमेट या नर युग्मक का निर्माण। तो सेक्स ऑर्गन्स, तो फंजाई में होने वाले रिप्रोडक्शन में दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स मीन्स नर व मादा, मेल और फीमेल दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स पाए जा सकते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा इसे कहेंगे एंथ्रीडियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसे क्या कहेंगे, ऊगोनियम या ऊगोनिया। तो फंजाई में सेक्स ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव को ऊगोनिया कहते हैं। एंथ्रीडियम में एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होता है और ऊगोनिया में एग का निर्माण होता है या ऊ स्पोर का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये देखो कि जैसे कि बात हो रही है मेल और फीमेल ऑर्गन्स की, तो इनकी उपस्थिति के आधार पर भी फंजाई को दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो फंजाई को कौन कौन से दो भागों में डिवाइड किया गया है, उभय लिंगाश्री व एक लिंगाश्री। मोनोशियस और डायोशियस। तो मोनोशियस मीन्स उभयलिंगाश्री और डायोशियस मीन्स द्विलिंगाश्री। तो ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इनकी उपस्थिति के आधार पर भी फंजाई को दो भागों में डिवाइड किया गया है, उभयलिंगाश्री फंजाई और एक लिंगाश्री फंजाई। उभयलिंगाश्री जिसे हम बोलते हैं मोनोशियस, तो इसमें क्या होता है कि इसमें नर व मादा दोनों प्रकार के जननांग एक ही थैलस पे उपस्थित होते हैं। तो कंसीडर करो कि ये नर जननांग है व ये मादा जननांग है और ये है थैलस। तो फंजाई की इस कंडीशन को, ठीक है,
इस कंडीशन को क्या कहेंगे? मोनोशियस कंडीशन। मोनोशियस मीन्स उभयलिंगाश्री। उभयलिंगाश्री मतलब कि इस प्रकार के फंजाई में नर व मादा दोनों जननांग एक ही थैलस पे पाए जाते हैं, इसलिए इसे उभयलिंगाश्री कहते हैं। और जब नर व मादा जननांग दोनों अलग अलग थैलस पे पाए जाते हैं, कंसीडर करो ये दो थैलस हैं, तो ये हो गया इसमें मादा जननांग और ये हो गया इस पे नर जननांग। तो जब नर व मादा जननांग दोनों अलग अलग थैलस पे उपस्थित होते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं डायोशियस या एक लिंगाश्री। मीन्स थैलस पे सिर्फ एक ही जननांग उपस्थित है तो एक लिंगाश्री, तो ये दोनों अलग अलग थैलस पे होंगे तो क्या हो गया? एक लिंगाश्री। अब जो इन सेक्स ऑर्गन्स हैं या ये जो जननांग है, जैसे कि नर जननांग में नर गैमेट का निर्माण होगा या नर युग्मक का निर्माण होगा और मादा जननांग में मादा युग्मक का निर्माण होगा। तो नर व मादा के संलयन को भी डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है कि जो नर युग्मक व मादा युग्मक होते हैं उनमें जो संलयन होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके आधार पर भी इनके संलयन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 3 टाइप क्या है कि जो युग्मक होते हैं इन युग्मकों के संलयन को भी 3 प्रकारों में आगे डिवाइड किया गया है कि किस प्रकार से उनमें युग्मकों का संलयन होता है। तो उन्हें 3 प्रकारों में बांटा गया है, आइसोगेमी, अनाइसोगेमी और उगेमी। आइसोगेमी, आइसो मीन समान, ठीक है, आइसो मीन्स समान। तो आइसोगेमी टाइप के संलयन में क्या होगा कि इसमें नर व मादा दोनों युग्मक एक समान ही होंगे। तो आइसोगेमी में क्या होगा कि इस प्रकार के संलयन में नर व मादा दोनों युग्मकों का आकार व आकृति समान होती है और ये दोनों समान आकार व आकृति के युग्मक जब संलयन करते हैं तो इसे आइसोगेमी कहते हैं।